गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा संसाधनों का। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। आज हमारा इसके अंदर जो बचा हुआ है संसाधन, प्रतिरोध एवं तटस्थ पदार्थ। पहले की वीडियो जो हमने बनाई है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, उसमें हमने पढ़ा था कि संसाधन होता क्या है, उसकी बहुत सारी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं। उसके बाद में संसाधनों से संबंधित दो प्रकार की जो विचारधाराएं थी, एक स्थैतिक विचारधारा थी, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट था, गतिशील विचारधारा थी। तो हमने उसकी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसमें देखिए थोड़ा सा बचता है, जो गतिक विचारधारा है उसमें हमारा पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा बचता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे हम पढ़ रहे थे गतिक विचारधारा, इसके कुछ संकल्पनाएं थी कि केवल भौतिक वस्तुएं संसाधन नहीं होती, स्पर्श नहीं किए जा सकने वाले तथ्य जैसे स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता व ज्ञान आदि इनसे महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन केवल पूंजी नहीं है, देखिए आगे, संसाधन केवल पूंजी नहीं है बल्कि यह पदार्थों, शक्तियों, परिस्थितियों, संबंधों व नीतियों का समुच्चय होते हैं। संसाधन निश्चित व स्थिर नहीं होते बल्कि मानव के व्यवहार तथा प्रयत्नों के अनुरूप परिवर्तनशील होते हैं। यानी ये निश्चित और स्थिर नहीं होते बल्कि बदलते रहते हैं, एक तरह से डायनेमिक है। अब ये देखिए थोड़ा सा जो बचा हुआ था इस पर हम फोकस करते हैं कि मानव की इच्छाओं और योग्यताओं के अनुसार संसाधनों का विस्तार होता है। यानी मनुष्य के अंदर बुद्धिमान प्राणी मनुष्य, तो वो संसाधनों का क्या है, विस्तार कर देता है। जबकि उसके अविचारित उपभोग की प्रवृत्तियों से, यानी वो बिना सोचे समझे अगर अंधाधुंध शोषण कर रहा है संसाधनों का, तो इससे क्या है, संसाधनों के अंदर संकुचन या ह्रास की स्थिति उनमें आएगी और परिणाम स्वरूप प्रतिरोधों का विस्तार होगा। प्रतिरोध हम पढ़ेंगे आगे कि इसमें संसाधन में प्रतिरोध जो शब्द है इससे क्या अभिप्राय है। तो इसमें देखिए आगे, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण अधिकांश खनिजों का शोषण हो चुका है, वनों का ह्रास हुआ है, भूमिगत जल तल नीचे हुआ है तथा पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। दूसरी ओर नगरीय विकास हुआ है, कृषि एवं उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है तथा मध्य पूर्व जैसी मरुभूमियों का भी क्या है, विकास हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो अवधारणा है, बल्कि ये क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है संसाधनों का, बल्कि स्थैतिक नहीं है। तो हम बात करें, जैसे एक शब्द आया था पीछे अभी इस वीडियो में कि प्रतिरोध। देखिए अभी इसमें जिक्र आएगा आगे कि संसाधन, प्रतिरोध एवं तटस्थ पदार्थ। अब संसाधन क्या होते हैं हमें पता चल गया, प्रतिरोध एवं तटस्थ पदार्थ हैं, इनका हम पता करेंगे अभी कि किस तरह से प्रतिरोध भी हमारे क्या है सामने आते हैं। देखिए जिस तरह फूलों के साथ कांटों का होना स्वाभाविक है, ठीक उसी तरह पृथ्वी पर संसाधन और प्रतिरोध क्या है, साथ साथ मिलते हैं। कोई भी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदा जो मानव विकास में सहायक होती है संसाधन कहलाती है। ये बात सही है। जैसे कल भी हमने संसाधनों की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं कि मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कोई भी वस्तु संसाधन हो सकती है। जैसे उदाहरण है, कोई एग्जाम्पल दिया गया है कि जल, उपजाऊ मिट्टी, वन, खनिज, विकसित तकनीक और दक्ष मानव संसाधन है या बुद्धिमान मानव क्या है, संसाधन है, क्योंकि इनके प्रयोग से मानव की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके विपरीत जो वस्तु या स्थिति मानव विकास में दिक्कत पैदा करती है उन्हें प्रतिरोध कहा जाता है। यानी मानव विकास में दिक्कत पैदा करने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो क्या है, उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे जो हमारा शब्द आया था, अब ये क्लियर हो जाता है चीज़ें कि मानवीय विकास में दिक्कत पैदा करने वाली जो परिस्थितियां हैं उनको क्या है, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध के अंदर क्या क्या देखिए दिए गए हैं, बंजर भूमि मानव विकास में बाधा पैदा करती है, विकास नहीं हो पाता ज़्यादा। सूखा, ये भी स्थिति ऐसी है। बाढ़, भूकंप, सुनामी व चक्रवात, यानी कुछ ऐसे ये तत्व हैं जो राष्ट्रीय विकास में किसी भी दुनिया के किसी भी देश में क्या है, अवरोध पैदा करते हैं। या इनसे क्या होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से क्या है, मानवीय विकास में दिक्कत आती है, चाहे वो सूखी स्थिति हो, बाढ़ की हो, भूकंप की हो, बंजर भूमि की हो। संसाधन और प्रतिरोध केवल प्रकृति में ही नहीं मिलते बल्कि इंसानी दुनिया में भी मिलते हैं। ये तो नेचर की बात कर रहे थे हम, क्योंकि बंजर भूमि है, सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी, चक्रवाती, क्या है, सारी एक तरह से भौतिक तत्व हैं। तो ये यानी एक तरह से प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध शब्द से भी परा इन्हीं से है, इन्हीं तत्वों से है
कि जो मानवीय विकास में किसी भी दुनिया के देश में या क्षेत्र में मानवीय विकास में दिक्कत पैदा करते हैं, तो इनको क्या है, प्रतिरोध कहा जाता है। संसाधन और प्रतिरोध केवल प्रकृति में ही नहीं मिलते बल्कि इंसानी दुनिया में मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के लिए हम देखें इसमें कि शिक्षा है, किसी भी कंट्री के अंदर प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य है, राजनीतिक स्थिरता है, शांति, कानून का शासन, प्रजातंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि क्या है, संसाधन है। जबकि अशिक्षा है, धार्मिक फसाद है, जो दंगे फसाद होते रहते हैं, फिरका परस्ती है, बीमारियां हैं, गरीबी है, युद्ध है, ये सारे के सारे क्या है, इंसानी दुनिया में इनको प्रतिरोध बोलते हैं, जो मानव जीवन की गुणवत्ता को नीचे गिराते हैं। क्योंकि अगर इस प्रकार की स्थिति आई रहती, इस प्रकार के तो आते हैं, तो किसी भी प्रदेश के अंदर मानव जीवन की जो गुणवत्ता है वो क्या है, नीचे गिरती है। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ केवल संसाधन हो, अवरोधक हो ही नहीं। इस संदर्भ में जिम्मरमैन ने कहा है, जैसे पहले संसाधनों की परिभाषा भी लिखी है जिम्मरमैन जी ने, तो जिम्मरमैन ने इनके बारे में कहा है कि मानव संतुष्टि संसाधनों और प्रतिरोध दोनों से ही संभव होती है, न कि अकेले संसाधनों से। ये बात सही है कि संसाधन ही संसाधन हों तो फिर जो विकास होता है वो भी एक तरह से सही नहीं रहता, क्योंकि प्रतिरोध और संसाधन साथ साथ में चलते रहने चाहिए, तभी क्या है, विकास का पहिया तेज गति से आगे बढ़ता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, अब ये तो थी हमारी संसाधनों की बात, संसाधन हमने पढ़ लिया, इसके अंदर प्रतिरोध शब्द हमने देख लिया कि प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है, कि हमें पता चलता है कि भौतिक तत्व बहुत सारे उनको भी क्या है, प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं। और इसी तरह कुछ मतलब एक तरह से अमानवीय तत्व हैं, तो उनको भी क्या है, प्रतिरोध की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो कुछ पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो इन तीसरी जो कैटेगरी है, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है, निर्धारित करता है कि वे संसाधन हैं अथवा प्रतिरोध। जैसे मान लीजिए परमाणु शक्ति का एग्जाम्पल दिया गया है, अगर परमाणु शक्ति को अगर अच्छी तरह से यूज किया जाता है मानव कल्याण के लिए, तो क्या है, वो संसाधन है। कोई भी कंट्री उसको अगर यूज करता है मानव कल्याण के लिए, अगर उसका बम के रूप में इस्तेमाल करता है तो वो क्या है, प्रतिरोध में आ जाएगा, सर्वनाश का दूसरा नाम है। अब आगे देखिए, ये आपका एक डायग्राम दिया गया है, इसको हम देखेंगे एक बार, हमारा थ्योरेटिकल कर देते हैं एक बार। देखिए आगे, संसाधन और प्रतिरोधों के अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी भी है, जिन्हें क्या है, तटस्थ पदार्थ कहा जाता है या उदासीन तत्व बोलते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि तटस्थ पदार्थ क्या होता है या उदासीन तत्व। देखिए, जब तक इनका प्रयोग करना न आ जाए तब तक ये पदार्थ न तो फ़ायदा पहुँचाते हैं किसी भी समाज में और न ही नुकसान। अगर हम जैसे प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें ऐतिहासिक रूप से, कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव कोयलों का उपयोग करना नहीं जानता था, उसके लिए भूमि के नीचे दबा हुआ जो कोयला है न तो संसाधन था और न ही प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध का मतलब क्या है कि नुकसान पहुँचाने वाला या मानव विकास में दिक्कत पैदा करने वाला, लेकिन ये तो प्रतिरोध भी नहीं था और संसाधन भी नहीं था। तीसरी कैटेगरी थी उदासीन तत्व या तटस्थ पदार्थ। लेकिन इसी तरह बहुत सारी धातुएं हैं भाई, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, लोहे का ले सकते हो, आप एल्युमिनियम का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो। यानी वो सारी की सारी जब तक मनुष्य ने उनको उपयोग में नहीं लेके आया था तब तक वो क्या थी, वो तीसरी श्रेणी के अंदर शामिल थी, यानी उदासीन तत्व या वो क्या है, तटस्थ पदार्थ थे पूरी दुनिया के अंदर। ये थे हमारे तीनों जो वर्ड हमने अभी देखे हैं इसके अंदर, संसाधन है हमारा, प्रतिरोध है और उदासीन तत्व या तटस्थ पदार्थ। अब देखिए, प्रतिरोधों व तटस्थ पदार्थों का संसाधनों में परिवर्तन, क्योंकि बहुत सारे जो प्रतिरोध है उनके ऊपर भी मनुष्य क्या है, बुद्धिमत्ता से कार्य करके क्या उनको संसाधनों में बदलता है। तटस्थ पदार्थों को भी क्या है, यूज करने लग जाता है तो वो संसाधन बन जाते हैं। यानी वो चीज़ें, वो कैटेगरी क्या है, मनुष्य चेंज करता रहता है। तटस्थ पदार्थों, जो उदासीन तत्व हैं, जो प्रतिरोध या जो तटस्थ पदार्थ हैं, वो क्या है, चेंज करता रहेगा। देखिए, मानव इतिहास के आरंभिक काल में प्रतिरोध और तटस्थ पदार्थ हैं जो अधिक होते थे और तथा मगर एक बार देखिए दोबारा से, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया इसमें। देखिए, प्रतिरोध व तटस्थ पदार्थों का संसाधनों में परिवर्तन, कि किस प्रकार प्रतिरोध और जो तटस्थ पदार्थ हैं हमारे संसाधनों में बदल जाते हैं। मानव इतिहास के आरंभिक काल में प्रतिरोध और तटस्थ पदार्थ क्या है, दुनिया में ज़्यादा होते थे, संसाधन कम थे, क्योंकि तकनीकी ज्ञान नहीं था। कालांतर में समय के साथ साथ सांस्कृतिक विकास से उपजे बुद्धि और कौशल के बलबूते पर मनुष्य ने इन प्रतिरोधों और तटस्थ पदार्थों को संसाधनों में बदलना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि मनुष्य ने जो प्रतिरोध हैं और जो तटस्थ पदार्थ हैं या उदासीन तत्व हैं, उनको धीरे धीरे अपनी बुद्धि के बलबूते पर संसाधनों में बदलना शुरू कर दिया। जिम्बरमैन ने लिखा है इसके अंदर, जिम्बरमैन के अनुसार बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर किसी भी कंट्री के हैं,
श्रम व पूंजी की उपलब्धता अगर वहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा आधुनिक तकनीकी के ज्ञान से किसी क्षेत्र के उदासीन तत्वों को संसाधनों में बदला जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान के बलबूते पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से और पर्याप्त श्रम और पूंजी की जो उसके पास उपलब्धता है, उसके माध्यम से वो किसी भी प्रदेश के प्रतिरोध या उदासीन तत्व हैं उनको संसाधन बना सकता है। आज किसी भी राष्ट्र के उच्च समाज में तटस्थ पदार्थ और प्रतिरोध की अपेक्षा संसाधनों का स्टॉक जो है ज़्यादा होता है। यानी तटस्थ पदार्थ और प्रतिरोध क्या है, किसी भी जो उन्नत राष्ट्र माना जाता है उसमें ये कम है, प्रतिरोध और उदासीन तत्व। इनकी बजाय ऐसे प्रदेशों के अंदर क्या है, संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि संसाधनों की मात्रा क्या है, ज़्यादा होती है। यानी इस प्रकार के राष्ट्र जहाँ पर तकनीकी ज्ञान है, पूंजी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, वहाँ पर क्या है, प्रतिरोध और तटस्थ पदार्थों की तुलना में संसाधनों का स्टॉक ज़्यादा है। इसके विपरीत कोई राष्ट्र अगर पिछड़ा हुआ है, उसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, पूंजी नहीं है, श्रम ज़्यादा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ज़्यादा नहीं उसके, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर संसाधनों की तुलना में प्रतिरोध और तटस्थ पदार्थों का स्टॉक ज़्यादा होगा। अब जैसे हम डायग्राम करेंगे इसके अंदर, देखिए ये इस डायग्राम में है कि आदिमान और उसके प्राकृतिक वातावरण में गत्यात्मक संबंध कि कैसे बदलता रहता है मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है, और किस प्रकार से क्या है जो चीज़ें हैं संसाधन में कन्वर्ट होती रहती हैं। देखिए जैसे मनुष्य की क्या होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि मनुष्य की होती हैं मूलभूत आवश्यकताएं, और मनुष्य के पास में क्या है, शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ हैं। अब इनके माध्यम से वो क्या करता है, जो उसकी मानसिक शक्तियाँ हैं उसके माध्यम से वो क्या करता है, प्रतिरोधों को काबू पाता है, उनके प्रतिरोधों के ऊपर क्या है, काबू पाता है। देखिए एरो दिया गया है कि मनुष्य अपनी मानसिक शक्तियों, शारीरिक और मानसिक शक्तियों के माध्यम से प्रतिरोधों को क्या है, काबू में करता है। अब प्रतिरोध काबू में हो जाते हैं किसी भी प्रदेश के, तो वो क्या है, क्या बनेंगे, संसाधन। यानी जो प्रतिरोध है वो संसाधन बन जाएंगे। मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम किया है, प्रतिरोधों को संसाधनों में बदल दिया है, और अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के माध्यम से उसने क्या है, संसाधनों का उपयोग किया है। अब मनुष्य संसाधनों का उपयोग भी कर रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो उससे क्या होगी, मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त होगी। देखिए एरो दिए गए हैं इसके अंदर। जैसे पहला इसमें दिखा रखा है कि मनुष्य की क्या होती है, मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, ठीक है ना। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा को भी हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ में क्या है, प्राकृत शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ, यानी मनुष्य के पास ये उपलब्ध होती हैं, मनुष्य के पास अवेलेबल हैं चीज़ें, यानी उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं मनुष्य की, और उसके पास में क्या है, शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ होती हैं, जिसके माध्यम से क्या है, वो प्रतिरोधों पर काबू पाता है, और प्रतिरोधों पर काबू पाकर क्या चीज़ें बन जाएंगी, आगे संसाधन बन जाएंगी। और इसी तरह शारीरिक और जो मानसिक शक्तियाँ हैं, देखिए वो क्या करता है, उनको उपयोग करके क्या है, संसाधन बना देता है। यानी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके जो प्रतिरोध थे उन पर काबू पाता है, फिर उनको क्या है, वो संसाधन बनाता है और उनका क्या है, उपयोग करता है। और उपयोग करने के बाद क्या हुआ, मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं क्या है, वो पूरी हो जाएंगी। ये आपका डायग्राम है। जिमरमैन के अनुसार आदि मानव और उसके प्राकृतिक वातावरण में गत्यात्मक संबंध, जिमरमैन के अनुसार।